हाय एवरीवन। तो हम लोग आज के क्लास में देखते हैं चैप्टर 3 आरंभिक नगर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने क्लास 6 की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने पीछे 2 क्लासेस कर ली है, जिसमें से हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोगों ने उसको देख लिया है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 3, जिसमें है आरंभिक नगर इन द अर्लीस्ट सिटीज़। ठीक है। तो आरंभिक नगर में तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो भारत का इतिहास है वो कब से माना गया। ठीक है। तो जो भारत का इतिहास है वह वैदिक काल से माना गया है, मतलब वैदिक काल से स्टार्ट हुआ है। और जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तो इतिहास है, मतलब जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तो जो इतिहास है वह वैदिक काल से और पीछे चला गया। ठीक है। तो जब फिर इसके बाद इसको किसने बताया है कि 1826 में चार्ल्स मैसन है जिसने यह पता लगाया था। और जो कि चार्ल्स मैसन कौन थे, वो एक सैनिक थे, कहाँ के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इसके बाद हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो देखते हैं कि यहाँ पे हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है। तो इसमें कहा है कि जो अक्सर पुरानी इमारत रहती है वो अपनी कुछ न कुछ कहानी बताते रहती है। तो ऐसे ही इसमें हम लोग देखते हैं लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, तो इसमें जो काम कर रहे थे, जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने अचानक क्या देखा, उन्होंने अचानक एक हड़प्पा पूरा स्थल देखा। ठीक है। मतलब उनको क्या मिला है, हड़प्पा पूरा स्थल मिला है। फिर उसके बाद जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, कौन सा, जो हड़प्पा पूरा स्थल है वो अभी करेंटली कहाँ पे है, आधुनिक पाकिस्तान में। ठीक है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। जब उन्होंने हड़प्पा पूरा स्थल को देखा तो उनके मन में कुछ ऐसा बात आया है कि ये तो खंडहर है, यहाँ से कुछ अच्छी ईंट मिल सकती है। जो कि उन्होंने वहाँ से क्या किए, कुछ बहुत सारे ईंट है जिनको उन्होंने उखाड़ लिए और इसको रेलवे लाइन बिछाने के लिए इसमें यूज़ की गई। तो ऐसे करते करते वहाँ पे जो इमारत थी वह पूरी तरह से नष्ट हो गई है। फिर उसके बाद जो लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा है। ठीक है। कौन सी, जो ये हड़प्पा पूरा स्थल है उसको कुछ पुरातात्विदों ने कब ढूंढा है, 80 साल पहले। ठीक है। तब पता चला कि यह खंडहर उप महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जो ये हड़प्पा पूरा स्थल है वह उप महाद्वीप के, जो यहाँ पे के जो खंडहर थे, वह उप महाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहली हुई थी। इसके बाद जो मिलने वाली इस तरह के सभी पूरा स्थल में इमारतें और कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा है। ठीक है। तो इस टाइम में जब ये नगर की खोज हुई थी तो उस टाइम कुछ पूरा स्थल में कुछ कुछ इमारतें थे और कुछ चीज़ें थी जो कि उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 पहले हुआ था। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, चैप्टर 1 में, कि जो आरंभिक नगर का विकास हुआ था वो कब हुआ था, 4700 ईसा पूर्व पहले हुआ था, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिली थी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है। जो कि आजकल यूपीएससी बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि स्टेटमेंट और रीजंस वाली होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो इसमें बाय चांस आप लोग दे देंगे स्टेटमेंट्स और रीज़न। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ये है स्टेटमेंट। ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें आपको स्टेटमेंट में दिया है सिंधु सभ्यता को
हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको रीजंस दिए जाते हैं, जो ये स्टेटमेंट है फिर वहाँ पे एक रीज़न दिया है, ठीक है। जो ये रीजंस है वो क्या है, हड़प्पा स्थल से ही सर्वप्रथम, ठीक है, जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से ही सर्वप्रथम सबसे पहले सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से ही सबसे पहले सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक रीजंस है जो जो ये बता रहा है कि हड़प्पा स्थल से ही सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके ऑप्शंस क्या क्या बन जाते हैं। तो ये देखते हैं कि जो स्टेटमेंट है और रीजंस है वो दोनों ट्रू है, ठीक है। लेकिन जो रीजंस है वो स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है। एक तो हमारा ये ऑप्शन हो गया, ठीक है, फर्स्ट कि दोनों ट्रू है, स्टेटमेंट और रीज़न, और जो रीज़न है वो स्टेटमेंट की व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या बन सकता है कि जो स्टेटमेंट है और रीज़न है वो दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो स्टेटमेंट की सही व्याख्या नहीं करता है। ये हमारा सेकेंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे और क्या ऑप्शंस कर सकते हैं हम लोग, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है लेकिन जो रीजंस है वो फॉल्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद डी हमारा एक और क्या ऑप्शन बना सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और जो रीज़न है वो ट्रू है। तो ऐसे यहाँ पे हमें 4 टाइप्स के ऑप्शंस मिल गए। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो इसमें है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि जो स्टेटमेंट और रीज़न है वो दोनों ट्रू है, और और जो रीज़न है वो स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सिंधु सभ्यता मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ से ही सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। जो कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये इसका सही स्टेटमेंट है। और इसका रीजंस क्या है, हड़प्पा सभ्यता से ही सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो ये दोनों करेक्ट है, और जो रीजंस है वो स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या है, ठीक है। इन नगरों की विशेषता क्या है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे जो नगर है उसकी विशेषता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे जो नगर है उसको किसी को मतलब कोई कोई को 2 हिस्सों में या तो कोई कोई को और उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता है। प्रायः पश्चिम भाग छोटा तथा लेकिन ऊंचाई पर बना था, पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन यह निचले हिस्से में बना था, ठीक है। तो पश्चिम भाग क्या था, छोटा था, पश्चिम भाग छोटा और पूर्वी भाग बड़ा, ठीक है। और जो कि पश्चिम भाग छोटा था वह ऊंचाई में बना था, मतलब हाइट में, और ये जो पूर्वी भाग था वो नीचे में बना था, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने नगर दुर्ग कहा, ठीक है। जो ये ऊंचाई वाला भाग है जो कि पश्चिम भाग है जो कि छोटा है, तो इसको उन्होंने क्या कहा, नगर दुर्ग कहा, नगर दुर्ग, जो कि ऊंचाई में था। और जो पूर्वी हिस्सा जो कि बड़ा था लेकिन नीचे इलाके में था, ठीक है। तो इसको पुरातात्विदों ने क्या कहा था, निचला नगर।
फिर दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। और जो यहाँ पे की जो ईंटें थी वो इतनी अच्छी पक्की होती थी कि हज़ारों साल बाद तक भी उनकी दीवारें खड़ी ही रहती थी। तो दीवारों को बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह करते थे जैसे कि दीवार खूब मजबूत हो। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे दीवार देखते हैं जिसकी ये चिकनाई की गई है। देखो, तो ये हड़प्पा के नगरों की दीवार है जिसको ईंटों से ये चिकनाई किए जाती है। तो इसको ऐसे अच्छे तरीके से चिकनाई की जाती है कि यह सालों साल तक भी मजबूत रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ नगरों के नगर जो कि ठीक है। तो कुछ नगर में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी और मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में से खास तालाब बनाया गया था। ठीक है। यहाँ पे कुछ नगर है जिनमें नगर दुर्ग में ऐसी कुछ इमारतें हैं जो कि एक मिसाल थी। तो वहाँ पे जो एक इमारत थी वो कहाँ पे थी? मोहनजोदड़ो में, जो कि एक तालाब बनाया गया है जिसे पुरातात्विदों ने क्या कहा था? महान स्नानागार। ठीक है, महान स्नानागार कहा है। तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इनमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए। तो यहाँ पे हम लोग जो ये मोहनजोदड़ो है वहाँ का एक महान स्नानागार है, उसको यहाँ पे मैप में मतलब इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये है मोहनजोदड़ो की एक महान स्नानागार जिसमें दो तरफ से सीढ़ी है और चारों साइड यहाँ पे क्या है? कुछ कक्ष है। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता है। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जब पानी का उपयोग किया जाता था तो उसको यहाँ कुएं से निकाला जाता था और उसके बाद उपयोग करने के बाद इसको क्या कर दिया जाता था? खाली कर दिया जाता था। शायद यही विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किए जाते थे। ठीक है, और जो ये स्नानागार बनाए गए हैं, महान स्नानागार, उसकी विशेषता क्या थी कि जो विशिष्ट नागरिक होते थे वो विशेष अवसरों पर ही स्नान किया करते थे। तो इसने ऐसे ही हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग ने यहाँ पे देखा जो कि एक महान स्नानागार तालाब बनाया गया है। वैसे ही यहाँ पे और देखते हैं कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? यहाँ पे कालीबंगा और लोथल है। ठीक है, जहाँ से नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, वहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं तो वहाँ पे यज्ञ भी होते रहे होंगे। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह मिले मतलब अन्नागार। ठीक है, जहाँ पे भंडारण को स्टोर किया जाता था, मतलब खाद्य पदार्थ होते थे, अन्न होते थे जिसको वहाँ पे स्टोर किए जाते थे। भंडार गृह, अन्नागार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे भी कि जो भंडार गृह है वो कहाँ कहाँ मिले हैं। ठीक है, भंडार गृह है वो कहाँ कहाँ मिले हैं? तो ये है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ से भंडार गृह मिले हैं। तो जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो अन्नागार है, ठीक है, अन्नागार है उसका साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला था? जो अन्नागार है उसका साक्ष्य सबसे पहले सिंधु सभ्यता से मिला था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में अन्नागार का सबसे पहले साक्ष्य मिला था। वह इस बात को प्रमाण करता है कि ठीक है, जो यहाँ पे ये अन्नागार मिला था वह इस बात को प्रमाण करता है कि सिंधु सभ्यता काल में
सार्वजनिक वितरण जैसे प्रणाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये अन्नागार था, फिर उसके बाद जब सिंधु सभ्यता थी उसके बाद कौन से काल में दिखाई दी गई थी, तो जो सिंधु सभ्यता थी उसके बाद यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी दिखाई दिया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी दिखाई दिया गया ये अन्नागार वाला प्रणाली। ठीक है, फिर उसके बाद जो अभी वर्तमान है, तो जो अभी वर्तमान का अन्नागार है तो ये भंडार गृह मिलने के, फिर उसके बाद अभी वर्तमान का अन्नागार है। ठीक है, तो फिर ये सब भंडार गृह मिलने के कुछ साक्ष्य है। उसके बाद हम लोग ये मानचित्र में देखते हैं कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातात्विदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग चित्र बनाते थे, पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। तो ये ऐसी एक ये सब वह जगह है जहाँ से ये सब चीज़ के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, ये मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग ने यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे ये रहा मोहनजोदड़ो, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कालीबंगा देखा है, तो ये कालीबंगा है यहाँ पे। और लोथल के बारे में अभी डिस्कस किए, तो ये लोथल। ठीक है, तो इतने जगह के बारे में हम लोग यहाँ पे देखा है। तो इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे भवन, नाले और सड़कें। ठीक है, भवन, नाले और सड़कें। तो फिर जो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। मतलब यहाँ पे जो नगर थे, यहाँ पे जो घर बनाए जाते थे, ठीक है, जो घर बनाए जाते थे वो बहुत ज़्यादा मंजिलों के नहीं होते थे, 1 या 2 मंजिले ही होते थे। घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, जिसकी आजकल भी गांव में देखा जाता है कि बीच में आंगन रहता है, उसके चारों साइड ऐसे कमरे बनाए जाते हैं। तो वैसे टाइप था उस टाइम भी। तो अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और जो इस टाइम में ऐसी जो निकासी बनाई जाती थी, मतलब यहाँ पे हर नाली ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। नाली को ऐसे बनाया जाता था, ऐसे ढलान बनाया जाता था ताकि जो उसमें जो पानी बहे वो आसानी से बहा जा सके, मतलब रुके ना वहाँ पे। तो जो ऐसे जो उस टाइम की इसको वहाँ पे किसने बताया, उस टाइम के जो वैज्ञानिक जल निकासी बनाना। ठीक है, मतलब जो यह एक प्रमाण करता है कि जो यह सब चीज़ बनाया जाता था वहाँ पे वो एक वैज्ञानिक जल निकासी था। ठीक है, एक वैज्ञानिक माइंड से वहाँ पे सोचा गया था। और आजकल क्या होता है, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे नाली तो बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें बीच बीच में कचरा आ जाता है, जिसके वजह से ब्लॉक हो जाता है। और फिर जब बरसात में बारिश होती है तो जो वो बारिश का पानी है वो नाली में सीधे ना जाके नाली से पूरा भर जाने से वह सड़कों में आ जाती है, जिससे कि बहुत परेशानी होती थी। तो इस टाइम में बहुत अच्छा नाली का नाली की जो जल निकासी थी वो बनाए गए थे। ठीक है, नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए उनकी देखभाल की जाती थी और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से एक साथ ही किया जाता था। फिर उसके बाद है नगरीय जीवन। ठीक है, तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल। तो यहाँ पे हम लोग एक इससे रिलेटेड यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भवन, नाले और सड़कें, जो कि ये क्वेश्चंस है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी की व्यवस्था थी वो कैसी थी, किस टाइप की थी। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पे
जो जल निकासी व्यवस्था थी वो एक वैज्ञानिक जल निकासी टाइप की थी। जो उसकी व्यवस्था थी वैज्ञानिक जल निकासी थी, मतलब जो ये जल निकासी की जो व्यवस्था बनाई जाती थी उसको एक वैज्ञानिक माइंड से सोचा गया था। तो इसलिए वहाँ पे जो जल निकासी व्यवस्था थी वो वैज्ञानिक जल निकासी था। ठीक है, फिर उसके बाद है आगे नगरीय जीवन। तो नगरीय जीवन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहे थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ठीक है, जो यहाँ पे बोला है हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे होंगे। तो ये संभवतः वहाँ पे जो एक लोग रहते थे, ठीक है, जो इमारत बना रहे थे, तो वहाँ पे संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये लोग शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ों जैसे मंगवाते थे। ठीक है, तो शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। ठीक है, तो जो इस टाइम था, इस टाइम में नगर में इस टाइम के जो नगर में एक लिपिक भी होते थे जो मुहर पर लिखते थे। तो कुछ ऐसे मुहर उस समय में कुछ ऐसे मुहर भी है जिसको पढ़ने की कोशिश की गई है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसके अलावा नगर में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। तो दूर देशों के किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बनी कई खिलौनियाँ भी मिली है जिससे बच्चे खेलते होंगे। तो ये ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ ये चित्र दिए गए हैं जिसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो ये उस टाइम के एक नाली है और ये कुएं हैं। तो यहाँ पे तो ये एक देखते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क, उनमें बना एक नाला। ये ठीक है, तो ये एक सड़क है जहाँ पे नाला भी बना हुआ है और उसके ऊपर जो ये है ये नीचे जो एक कुआं है उस टाइम की, और बाईं ओर हड़प्पा की एक मुहर। तो ये हड़प्पा की एक मुहर थी। आज भी हम लोग ऐसे मुहर यूज़ करते हैं, वैसे ही ये उस टाइम की एक मुहर थी। ठीक है, तो जो ये मुहर के ऊपर एक चिन्ह है जो कि एक खास लिपि है, जिसकी यहाँ पे बताया जा रहा था कि शिल्प यहाँ पे एक लिपिक भी होते थे जो मुहरों में लिखे थे। ठीक है, तो जो ये एक मुहर है और उसमें एक लिपि लिखी हुई गई है जिसे आज तक पढ़ने की कोशिश की गई है लेकिन नहीं पढ़ा जा सका है। और फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक नीचे में क्या है, ये कुछ खिलौने हैं जो कि पक्की मिट्टी से बनाया गया था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नगर और नए शिल्प। ठीक है, नगर और नए शिल्प देखते हैं, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में जो कि हड़प्पा के नगरों से मिली हुई है, जिसको पुरातात्विदों को जो चीज़ वहाँ से मिली है। ठीक है, उनमें अधिकतर क्या क्या है, पत्थर जो हड़प्पा के नगर से मिले हैं उनमें से क्या क्या चीज़ है, पत्थर है, शंख है, तांबा है, कांसा है, सोना है और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ है जो कि हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई थी। मतलब जो ये है ये ऐसी धातु है जिससे वह बनाई गई थी। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो ये है कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो इस काल में जो
इस काल की जो विशिष्ट धातु थी, ठीक है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के मतलब हड़प्पा काल की जो विशिष्ट धातु थी वो कौन सी थी? कांस्य थी, ठीक है। विशिष्ट धातु क्या थी? कांस्य थी, मतलब कांसा, जो कि कौन कौन से धातु से मिलकर बनाया जाता था? तो ये तांबे और टीन से बनाया जाता था। तांबे और टीन दोनों से मिलाकर कांस्य बनाया जाता था, ठीक है। और जो हम लोग टीन है, तो ये जो टीन है वो कहाँ से प्राप्त होता था? अफगानिस्तान से, ठीक है। और जो ये तांबा है वो कहाँ से प्राप्त होता था? तो राजस्थान के खेतड़ी के खानों से प्राप्त किया जाता था। टीन अफगानिस्तान से और तांबा राजस्थान की खेतड़ी के खानों से, तो वहाँ से प्राप्त किया जाता था, ठीक है। तो जो सिंधु सभ्यता के लोगों की अपनी खोज थी वह क्या थी? सिंधु सभ्यता के लोगों की अपनी खोज क्या थी? तो ये कांस्य थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने कांस्य की खोज की थी, इसलिए जो वह युग था, सिंधु सभ्यता वाला जो युग था, उसे कांस्य युगीन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं में मनके, बाट, फलक है। तो यहाँ पे एक कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है, जो एक व्यक्ति की मूर्ति है जिसमें कढ़ाईदार वस्त्र है। और जो ये कढ़ाई दार वस्त्र है वो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। जो ये मूर्ति है जो कि पत्थर से बनी है, जिसमें कढ़ाईदार वस्त्र दिखाया गया है, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। फिर ये बाट है जो कि उस टाइम में मिली ही गई है, और ये कुछ आभूषण है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे, ठीक है। जो नॉर्मल अभी हम लोग जैसा मुहर का यूज़ करते हैं, वैसे ही उस टाइम भी मुहर का यूज़ हुआ जाता था, जो कि एक आयताकार मुहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते हैं, जो कि आयताकार की होती थी। और आजकल नॉर्मल वहाँ पे देखते हैं तो वर्गाकार का भी यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें आयताकार बताया गया है, ठीक है। जो कि मुहर पर क्या क्या के चित्र मिलते थे? इसमें मुहर पर जो सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जिसको काले रंग से डिज़ाइन किए जाते थे, जो कि बहुत खूबसूरत होती थी। तो यहाँ पे तो जो इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ये कांस्य वाला, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से ही हमें कांस्य के साक्ष्य मिले हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे, तो सिंधु सभ्यता में कौन सा वर्ग विशिष्ट था, ठीक है। सिंधु सभ्यता में कौन सा वर्ग विशिष्ट था? सिंधु सभ्यता में कौन सा वर्ग विशिष्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में कंशरों के समुदाय विशिष्ट थे, ठीक है। कंशरों मतलब जो कांस्य कांस्य का कांस्य बनाते थे, ठीक है। कंशरों का समुदाय, क्योंकि उस टाइम में कांस्य ऐसी धातु था जिन्होंने सबसे पहले जिन्होंने कांस्य ऐसी धातु थी जिसको हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उसको सबसे पहले खोज की थी, ठीक है। कांसे का खोज ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था, तो इसलिए वहाँ पे कंशरों का समुदाय विशिष्ट था। फिर उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे,
तो लगभग संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था मेहरगढ़ के बारे में, जहाँ पे खेती की मतलब कृषि का साक्ष्य लगभग 7,000 ईसा पूर्व पहले मिला हुआ था। मेहरगढ़, ठीक है। कृषि का साक्ष्य, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला था, जो कि 7,000 ईसा पूर्व पहले की बात है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कपास की खेती होती थी। ठीक है, कपास की खेती होती थी, उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे गेहूँ और चने, गेहूँ और जौ की खेती के बारे में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे कुछ वक्राकार कब्रें भी मिली थी। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे। फिर उसके बाद एक फेयंस है। फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप में प्राप्त किया जाता था। तो फेयंस एक ऐसी ही यहाँ पे ये चित्र है फेयंस का, जिसके बारे में यहाँ पे बताई गई है। फिर उसके बाद है कच्चे माल की खोज में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं। कच्चा माल किसे कहते हैं? तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। रॉ मटेरियल, ठीक है, जो कच्चा माल है जिनको हम लोग उन्हें प्राकृतिक रूप में प्राप्त करते हैं, या तो जो कोई किसान है, पशुपालक है, वो उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है? रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल्स में देखते हैं उस टाइम के रॉ मटेरियल्स। तो ये लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल है। ठीक है, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चे माल कहते हैं, जिसके बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी जिनके, ठीक है, तो हड़प्पा में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिलती थी? तो ये है तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर को वो दूर दूर से आयात करते थे। फिर उसके बाद हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि कहाँ कहाँ से आयात करते थे। तो जो तांबे है उसका आयात राजस्थान से करते थे, और जो यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी करते थे। ठीक है, तांबे का, जिसकी मैंने वहाँ पे बताया था, जो कांस्य है वो दो धातुओं से मिलकर बनाया जाते हैं, तांबे और टीन से। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था तांबे जो राजस्थान से प्राप्त किया जाता था, और उसके बाद कांस्य बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयान ईरान या तो अफ़गानिस्तान से, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया गया है। ठीक है, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता। सोने का आयात, जो सोना है उसका आयात कर्नाटक से किया जाता है, और जो बहुमूल्य पत्थर का आयात है वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो जो वहाँ पे वस्तुएं मिली थी, मतलब धातुएं मिली थी, उसका आयात कहाँ से करते थे? ठीक है, तो जो तांबा है उसका आयात राजस्थान से होता था, और यहाँ पे टीन है उसका आयात ईरान या और अफ़गानिस्तान से होता था। सोने का आयात कर्नाटक से होता था, और जो और कुछ बहुमूल्य ऐसे पत्थर थे जिनका आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। ठीक है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, फूड्स फॉर पीपल इन द सिटीज़। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। ठीक है, तो पहले की बात है, वहाँ पे लोग नगर के साथ साथ गांव में भी रहते थे वे, और जो गांव में रहते थे वे अनाज उगाते थे, जानवरों
जानवरों का भी पालन करते थे, और जो किसान और चरवाहा की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। ठीक है। और जो किसान और चरवाहे रहते थे वो शहर में रहने वाली जो किसान होते थे, लेखक होते थे, दस्तकार होते थे, उनको जो खाने का सामान होता था उसको उस सामान को उनके तक पहुंचाते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे के अवशेष मिले हैं जिनसे ये सब चीज़ों की साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पा के टाइम पे ये सब चीज़ उगाया जाता था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा निवासी किस फसल से परिचित थे। ठीक है। हड़प्पा निवासी किस फसल से परिचित थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा के निवासी थे वो किस किस फसल से परिचित थे। तो यहाँ पे गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब चीज़ की फसलें थे जिससे वह परिचित थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इसके पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, ये कपास की खेती वाला, यहाँ पे ये संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बताना भूल गई थी। ठीक है, जो कि कंफ्यूज करने का काम करती है यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक क्या क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कपास की खेती। ठीक है। तो सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ से मिला था, तो उसका आंसर है मेहरगढ़। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि सर्वप्रथम भारत में कपास की खेती कहाँ से मिला था, तो उसका आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है। भारत में कपास की खेती कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो। ठीक है। और सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ से मिली थी, मेहरगढ़ से। अगर आपको बोल रहे हैं कि सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ से मिली है और उसमें अगर आपको ऑप्शन में मेहरगढ़ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में मोहनजोदड़ो को सही टिक कर सकते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो दिया है तो उसका आंसर मेहरगढ़ दिया है तो उसका आंसर मेहरगढ़ होगा। तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खदीर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। ठीक है। तो ये कच्छ के इलाके हैं जिसमें खदीर बेद के किनारे एक धौलावीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। ठीक है। वहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे। वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। जिसकी वहाँ पे हम लोगों ने 2 भाग के बारे में बात किया था, ऊपर और नीचे वाला। ठीक है। ऊंचाई और निचले हिस्से में, तो जो ऊंचाई वाला हिस्सा था वो नगर दुर्ग था और जो नीचे वाला हिस्सा था वो निचला नगर था। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन लेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, और जो कि यह एक अनोखा विशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं जो कि हड़प्पा लिपि के, जो कि बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा गया है, और कुछ ऐसे अभिलेख भी है जो कि लकड़ी में जड़ा गया था, और एक छोटा अवशेष भी है
जो कि यह एक अनोखा अवशेष है जो लकड़ी में जड़ा गया जाता था। जो अभिलेख वह एक ऐसा अनोखा अवशेष था। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लकड़ी में जड़ा गया था, इसलिए वह अनोखा था। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती को उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है, तो गुजरात की खंभात के खाड़ी के किनारे में एक जगह थी जो कि थी साबरमती। तो वहाँ पे एक उपनदी के किनारे कौन से नगर मिला था, कौन से ऐसे स्थान थे, तो वो था लोथल नगर। ठीक है, जहाँ पे कीमती पत्थर कच्चा माल आसानी से मिल जाते थे। तो यह पत्थर शंखों धातुओं से बनाई जाती थी, और जो कि वहाँ पे कीमती पत्थर मिलता था वो किससे बनाई जाती थी, पत्थरों से, शंखों से और धातुएं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी, मतलब अन्नागार थे यहाँ पे भी। ठीक है, जो लोथल नगर था वहाँ पे भी भंडार गृह का अवशेष मिला है, साक्ष्य मिला है। यह भंडार गृह से कई मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी जो कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी एक छाप मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भंडार गृह से कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें मिली है, मुहर, मुद्रांकन और मुहरबिंदी। फिर उसके बाद ये लोथल का एक बंदरगाह है। ठीक है, मतलब यह बड़ा तालाब लोथल के बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। तो एक लोथल नगर का एक बंदरगाह है, मतलब तालाब, एक बड़ा सा तालाब है। तो ये कुछ मुद्रा है उस टाइम की। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं सभ्यता का अंत। तो जैसे कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की स्टार्ट हुई थी, तो कैसे कैसे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का स्टार्ट हुआ था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। मतलब हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कौन कौन सी रहस्य थी जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला अचानक। तो यहाँ पे कौन से रीजंस थे, तो इसको हम लोग देखते हैं। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, तो ये एक पहला उसका रीजंस बन गया। ठीक है, जो नगरों को छोड़ के चले गए इसलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। फिर इसके बाद लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। तो एक ये भी इसका रीज़न्स हो सकता है। दूसरा रीज़न कि दूर दूर से जो मालों का आयात और निर्यात होता था, जो आयात होता था वह काफ़ी कम हो गया। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कें पर झुग्गी नुमा घर बन गए। तो ये भी ये और यहाँ पे एक रीजंस हो गए थे कि जो सड़क थे वहाँ पे एक झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, तो ये इसका तीसरा रीजंस मान सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या था कि जो वहाँ पे के लोग थे वो अचानक इन नगरों को छोड़ के जाने लगे, और इसका सेकंड क्या था कि जो दूर दूर से कच्चे माल का आयात होता था वह काफ़ी कम हो गया। और फिर उसके बाद जो वहाँ पे लोग थे वो सड़कों पे ही झुग्गी नुमा घर बनाए के रहने लगे थे। यह सब क्यों हुआ, ठीक है, जो ये सब हुआ वो क्यों हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है नदियाँ सूख गई, तो ये भी एक और रीज़न हो सकता है। ठीक है, ये इसका फोर्थ रीज़न कि नदियाँ सूख गई जिसके कारण उन्हें जल की कठिनाई होने लगी। ठीक है, तो अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया जिसके कारण उन्हें जंगलों से उन्हें कुछ कुछ खाद्य पदार्थ मिलते थे, भोजन मिलते थे, उनका नष्ट हो गया। तो वो भी एक रीज़न्स हो सकता है। तो इसका कारण क्या था, तो इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। जो ये जंगल विनाश हुए
उसके लिए वहाँ से लकड़ी मिलते थे जिसको ईंट पकाने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हुए। तो जो जंगल का विनाश हुआ, वहाँ से चारागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए, जिससे उसे मवेशियों के लिए भी दिक्कत हुआ और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ था। फिर उसके बाद और देखते हैं कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। तो एक और वहाँ पे रीजंस हो सकते हैं कि वहाँ पे शासक के नियंत्रण थे, उसका भी अंत हुआ। ठीक है, तो एक और रीजंस हो सकता है ये। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक सभ्यता के जो सिंध और पंजाब की बस्तियां थी वो भी उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। ठीक है, तो ये सब रीजंस है जिसके वजह से जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका अंत हुआ। तो ये सब उसके रहस्य थे। तो यहाँ पे क्या क्या था कि जो वहाँ के लोग थे वो अचानक नगरों को छोड़ के जाने लगे और दूर दूर से जो कच्चे माल का आयात होता था वो काफ़ी कम होने लगा। और वहाँ पे जो जल निकास प्रणाली थी वो नष्ट हो गई, जिसके वजह से सड़कों पे ही झुग्गी नुमा घर बना के रहने लगे उस टाइम के लोग। और फिर उसके बाद और यहाँ पे और क्या देख सकते हैं कि नदियाँ सूखने लगी। और उसके बाद और क्या देख सकते हैं कि जो शासकों का नियंत्रण था वो भी समाप्त हो गया। तो ये सब ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से सभ्यता का अंत हुआ, ऐसा माना जा सकता है। फिर इसके बाद लगभग 1400 साल बाद एक नए नगरों का विकास हुआ। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टार्ट करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है आप उस पर कॉल या SMS कर सकते हैं। और यह क्लास हुआ उसका PDF टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, जो कि नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।